दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है समायोजन की पद्धतियां या रक्षात्मक युक्तियां। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में समायोजन की पद्धतियां और रक्षात्मक युक्तियां के अंतर्गत हम लोगों ने प्रत्यक्ष उपाय जान लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग अप्रत्यक्ष उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समायोजन करने पर आने वाली समस्याओं, असफलताओं, कमजोरियों से जो चिंता या निराशा उत्पन्न होती है दोस्तों, उससे बचने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हें समायोजन की पद्धतियां कहते हैं। अभी तक यदि आपको समायोजन समझ में न आया हो तो दोस्तों मेरी भाषा में आप लोग याद कर लीजिएगा कि हमारे सामने जब कोई परिस्थिति आती है और उस परिस्थिति से हम किस प्रकार से निपटते हैं, परिस्थिति से कैसे हम समझौता करते हैं, यही समायोजन है। दोस्तों बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, समायोजन को साधारण भाषा में परिस्थिति से समझौता करना और मनोवैज्ञानिक भाषा में समायोजन कहते हैं। तो हम परिस्थिति से किस प्रकार से निपटते हैं, यदि परिस्थिति से हम निपट जाते हैं तो हमें मानसिक तनाव नहीं होता है, और यदि हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है और हम उससे नहीं निपट पाते हैं और हम उससे समझौता नहीं कर पाते हैं तो हमारे सामने मानसिक तनाव होने लगता है। तो दोस्तों इस मानसिक तनाव से निपटने के लिए हम जो उपाय करते हैं उन्हें समायोजन की पद्धतियां कहा जाता है। दोस्तों ये पद्धतियां दो प्रकार की होती हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष और दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष। हमने प्रत्यक्ष उपाय पिछली वीडियो में देख लिए हैं और अच्छी तरह से समझ लिए हैं। आप लोग जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे अप्रत्यक्ष उपाय। ऐसे उपाय जिन्हें व्यक्ति अचेतन मन से अपनाता है अप्रत्यक्ष उपाय कहलाते हैं। हमने समझा था प्रत्यक्ष उपाय जिन्हें व्यक्ति चेतन मन से, उसके जस्ट अपोजिट हो गए, इनको क्या करते हैं व्यक्ति अचेतन मन से अपनाते हैं। तो इनमें से पहला उपाय है आत्मीकरण या इसी को कहते हैं तदात्मीकरण। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इस युक्ति में व्यक्ति किन्हीं महापुरुषों के आचरणों का अनुगमन करने लगता है, जैसे किसी खिलाड़ी का, किसी सेलिब्रिटी का, किसी महापुरुष का, किसी अभिनेता का। तो यह युक्ति किशोरावस्था के बालक सर्वाधिक करते हैं। मैंने अक्सर देखा है किशोरावस्था के बालकों को भगत सिंह की तरह बनते देखा है। तो इसमें क्या होता है कि इन्हीं महापुरुषों के आचरणों का अनुगमन करने लगते हैं, जैसा महापुरुष करते हैं और उन्हीं को वो आदर्श मान लेते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करने लगते हैं। अगला देखें पलायन। तो इस विधि में प्राणी तनाव या समायोजन की स्थिति में स्वयं को अलग करने की कोशिश करता है। मतलब हमारे कहने का वो कुल मिलाकर के उस परिस्थिति से दूर हटने की कोशिश करता है कि हमें इससे क्या करना, जो हो रहा है होने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो इससे भी हमें क्या मिलता है, संतुष्टि मिलती है। तीसरी देखें कल्पना प्रवाह या दिवा स्वप्न। दोस्तों कल्पना प्रवाह या दिवा स्वप्न से अक्सर प्रश्न आता है। तो इस विधि में प्राणी कल्पना जगत में विचरण करता रहता है, अर्थात मन में कुछ भी सोचता रहता है। जैसे किसी व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं, हमको ऐसा मिलता, हमारे पास कार होती, हम विदेशों में घूम रहे होते, लेकिन वाकई में ना तो उसे कार मिल पाती है और ना ही वो विदेशों में घूम पाता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है कि मन में कल्पना करने लगता है, दिवा स्वप्न देखने लगता है। मन में क्या कल्पना करने लगता है कि हम विदेश में हैं, हम कार में घूम रहे हैं। तो कुछ समय के लिए उसे क्षणिक खुशियां प्राप्त हो जाती हैं और ऐसी ही स्थिति को दिवा स्वप्न कहते हैं। मतलब मन में कल्पना में ही वो वस्तु प्राप्त कर लेना, कल्पना में ही उस परिस्थिति से समायोजन स्थापित कर लेना ही क्या है, दिवा स्वप्न है। नंबर चौथा देखें शोधन। दोस्तों शोधन को उदात्तीकरण या मार्गांतीकरण भी कहते हैं। दोस्तों अमान्य प्रवृत्तियों को मानवीय प्रवृत्तियों में परिवर्तित करते हुए समायोजन स्थापित करना। इसको इस प्रकार से आप लोग समझिए कि किसी घटना
विशेष से व्यक्ति का असामाजिक कार्य सामाजिक कार्य बन जाए, शोधन कहलाता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति जन्मजात बुरा है, जैसे वाल्मीकि जी से ले लीजिए, और उनके साथ एक घटना घटी और वो अच्छे व्यक्ति बन गए और सामाजिक कार्य करने लगे। तुलसीदास जी को देखिए कि पत्नी के डांटने से उन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ लिख डाला। तो यही शोधन या उदात्तीकरण या मार्गांतरीकरण के अंतर्गत आता है। अगला देखें, प्रतिस्थापन या विस्थापन। दोस्तों, प्रतिस्थापन या विस्थापन से पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आप लोग अच्छी तरह समझिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जब व्यक्ति किसी उचित स्थान पर भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है। दोस्तों, होता क्या है, हम किसी विशेष स्थान पर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे स्थान पर उन भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई हमारे ऊपर क्रोध प्रकट करता है और हो सकता है हम उस पर क्रोध प्रकट ना कर पाए, तो हम कमजोर व्यक्ति पर आकर के क्रोध प्रकट कर देते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्र को डांटा तो वो आके अपने छोटे भाई पर गुस्सा उतार देता है। यही विस्थापन या प्रतिस्थापन कहलाता है। अर्थात यदि हम वहां पर क्रोध उत्पन्न नहीं कर पाए तो उसको अपने से कमजोर व्यक्ति पर उतार दिया। चलिए अगला प्रक्षेपण देखते हैं। प्रक्षेपण का अर्थ है अपनी कमियों और दोषों को दूसरे पर डालना। जैसे अगर सर ने अच्छा पढ़ाया होता तो मैं पास हो जाता। मतलब यहां पर आप समझिएगा कि यदि खुद में कोई कमी है, हमसे कोई कार्य करते नहीं बनता है और खुद में कोई कमी है, तो हम यदि उस कमी को छुपा लेते हैं और दूसरों पर उसका ब्लेम लगा लेते हैं और इस प्रकार से तनाव को कम कर लेते हैं। जैसे कह सकते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब दूसरे को दोष लगा दिया। चलिए अगली चीज देखते हैं, दमन। जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है और वह बलपूर्वक इच्छा को भुला देता है, दमन कहलाता है। दोस्तों, जैसे एक व्यक्ति कार लेना चाहता है, मैं वही उदाहरण दूंगा, और उसके पास पैसे नहीं है, इस कारण से वो क्या करता है, उस इच्छा को दमन कर लेता है कि अब हम कार नहीं लेते हैं, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यदि भविष्य में पैसे हों तो वो व्यक्ति वो कार ले भी सकता है। अर्थात उसके अंदर जो इच्छा थी, उसने उस इच्छा को अपने अंदर दबा के रख लिया है। अभी वो इच्छा पूरी तरह से मरी नहीं है, अर्थात इच्छा है लेकिन उसका इच्छाओं का दमन कर लिया है। दोस्तों, ये क्रिया दमन कहलाती। 8वां देखें, समन। किसी घटना को दिमाग से निकाल देना कि जो होना था सो हो गया, अब विचार करना व्यर्थ है। मतलब हमको अब कार नहीं मिल पाएगी और अब हमको कार लेना ही नहीं है, अब कार के बारे में सोचना ही व्यर्थ है। किसी इच्छा का शांतिपूर्ण दमन समन कहलाता है। समन का अर्थ यह है कि जो इच्छाएं हमारे अंदर थीं लेकिन अब नहीं हैं, अब वो पूर्णतः समाप्त हो चुकी हैं, समन कहलाता है। चलिए औचित्य स्थापन को समझते हैं। जब व्यक्ति अपनी असफलता को छुपाने के लिए उसी वस्तु में दोष लगाने का प्रयास करता है, समझें आप इसको। जैसे यदि कोई बालक फेल हो जाता है तो वो क्या कहता है, पेपर ही अच्छा नहीं था। जैसे अंगूर खट्टे हैं, किसी व्यक्ति को अंगूर खाने को नहीं मिल पाए तो उसने कह दिया अंगूर ही खट्टे हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अपनी असफलता को छुपाने के लिए व्यक्ति उसी वस्तु में दोष लगाना प्रारंभ कर देता है। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये कार्य ही अच्छा नहीं। चलिए प्रतिगमन देखें। जब व्यक्ति को वर्तमान स्थिति में तनाव होता है तो उससे निपटने के लिए वह अपनी पूर्व की स्थिति में लौट आता है, प्रतिगमन कहलाता है। जैसे कोई यदि घटना हो जाती है तो वयस्क व्यक्ति बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगता है, अर्थात अपने पिछले समय में चला जाता है। चलिए आक्रामकता को समझते हैं। जब एक व्यक्ति अपनी भावनाओं या क्रोध का प्रदर्शन उस व्यक्ति पर करता है जिस पर उसे क्रोध आया, तो वह आक्रामकता कहलाती है। दोस्तों, होता क्या है, किसी व्यक्ति ने हम पर क्रोध किया और हम तुरंत उसको पलटकर क्रोध करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आक्रामकता कहलाती है।
दोस्तों ये दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष आक्रामकता, दूसरी अप्रत्यक्ष आक्रामकता। जो प्रत्यक्ष आक्रामकता होती है इसमें हम तुरंत उसी का जवाब उसी क्रम में देते हैं, यानी कि कह सकते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। और जो अप्रत्यक्ष होती है उसमें होता क्या है कि हम जवाब तो देते हैं लेकिन किसी दूसरे तरीके से देते हैं। जैसे हमको पिताजी ने डांटा तो हमने उनकी मोटरसाइकिल के पहिए को पंचर कर दिया, तो एक ऐसी हो गई अप्रत्यक्ष आक्रामकता हो गई। चलिए अगला देखते हैं क्षतिपूर्ति उपाय। तो इस विधि में व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। जैसे दोस्तों यदि किसी इच्छा की पूर्ति संभव ना हो सके, हमारे सामने कोई इच्छा है और उसकी पूर्ति संभव ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कृत्रिम या बनावटी या अन्य तरीके से की गई पूर्ति क्षतिपूर्ति कहलाती है। समझिए इसको, जैसे हमारी लंबाई कम है, अब हम लाख कोशिश करें हमारी लंबाई अधिक नहीं हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में हमने हील की सैंडल पहन करके क्या किया कि अपनी क्षतिपूर्ति कर ली और हम लंबे दिखने लगे। हमने ऐसे जूते पहने जिनमें हील ऊंची थी और हम ऊंचे दिखने लगे। तो दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि यहाँ पर मनोविज्ञान की अभी पूरी सीरीज आनी है और यदि आप लोग बेल आइकन को दबा लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।